अब हम अब हम अपने संस्था के बारे में आपको बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले संस्था का क्या उद्देश्य है, आप इसे समझ लें। हम किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन बातों को समझ लें। पहली बात यह है कि कलयुग में संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकजुट होकर रहेंगे तो तमाम फायदे हैं। हमारा यह जो समूह है, इस समूह में जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु अगर हो जाती है तो हम उसके परिवार को आर्थिक सहायता की अपील करने करेंगे अपने यहाँ से। और जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उसको सहयोग करेंगे, जिससे कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को डवाडोल होने से बचाया जा सके। मित्रों, पहले से भी हम कहते आए हैं कि शिक्षकों की एक संस्था है टीएससीटी, मैं उसका पुनः उदाहरण देना चाहूंगा। सन 2020 में शुरू हुई केवल 10 लोगों से, और आज उसमें 3.5 लाख मेंबर हैं। और अच्छी सदस्य संख्या के बल पे केवल 20 रुपए एक परिवार को योगदान करने से उस परिवार को एबव 50 लाख, लगभग 53 लाख रुपए की सहायता जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में उसको की गई। मित्रों, इस दुनिया में हम जो चला गया यहाँ से उसकी कमी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे और उसका परिवार जिस आर्थिक दिक्कत में आ जाता है, हम उस समस्या को थोड़ा बहुत जरूर कम कर सकते हैं अगर हम एकजुट रहें तो। किसके साथ ऐसा हो जाएगा ये नहीं पता हमें, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर हम उस चीज को कुछ मिटिगाइज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा उन चीजों को हम जरूर संभाल सकते हैं। पहला उद्देश्य यही है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है हमारे किसी भी भाई के साथ, तो उसके परिवार को आर्थिक समस्या होने से बचाया जा सके। दूसरा उद्देश्य क्या है? मित्रों, आप जानते हैं कि दुनिया में अवसरों का पता चलना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अवसर पता नहीं है तो बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी के बच्चे होंगे, और उन बच्चों का कैरियर होगा, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तो उनके कैरियर के लिए उचित मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है? जमाना बहुत आगे चला गया, और पढ़ाई लिखाई अभी भी आप अपने कॉलेजों में देखें जहां हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे हमारे, वो वही 20 साल 30 साल पुराना पाठ्यक्रम चल रहा है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई, दुनिया रोबोटिक्स पे चली गई, दुनिया मशीन लर्निंग पे चली गई, और हमारे बच्चे अभी भी वही घिसा पिटा पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। हमारे समूह का दूसरा उद्देश्य है उनको कैरियर काउंसलिंग संबंधी जो भी सलाह है वो उन्हें अवेलेबल करवाना, जिससे कि समय से उन्हें सारी चीजें हम बता सकें और वो भी आगे बढ़ सकें। तीसरा उद्देश्य हमारा ये है कि समूह में तमाम लोग विभिन्न सर्विसेज में हैं, कुछ लोग व्यवसायों में हैं। तो जो भी लोग किन्हीं भी व्यवसाय में हैं, किसी सेवा में हैं, किसी न किसी को सेवा देते हैं या कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं, अगर समूह के सदस्य एक दूसरे पर पारस्परिक अंतर्निर्भरता अगर बनाए तो यह भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। जो लोग किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार का जो एमएसएमई लोन है उसकी जानकारी देना, सरकार की योजनाएं जो भी चल रही हैं उसके बारे में अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो वो सारी चीजें हम उन्हें बता सकते हैं। तो ये 3 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा तमाम जो सामाजिक कार्य होते हैं, वृक्षारोपण, ठीक है, या अन्य चीजों की चीजें करना, वो सब हम करते रहेंगे। कालांतर में जैसे ही हमारी संख्या अच्छी खासी हो जाती है तो हम उच्च कोटि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम एडवांस लेवल पे जो चीजें हैं उनको उपलब्ध कराएंगे आप सभी के बच्चों को। तो ये 4 5 उद्देश्य हैं जिसके लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारा समूह अभी 5 से 7 व्यक्ति प्रतिदिन
की ग्रोथ पे चल रहा है। और हमें आशा है कि जैसे ही ये नवरात्रि खत्म होगा, इस महीने तक के लास्ट तक हम लगभग 10 व्यक्ति पर डे हमारे समूह में जुड़ने लगभग शुरू हो जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सबका सहयोग मिले। हाँ, और उसी तन मन धन से आप काम करें जिस तरह से हमारी फाउंडर में टीम कर रही है। सभी को कॉल करना, सभी को बताना कि आज मीटिंग है, आज आइए, आज बातें होंगी, आज हम इकट्ठा होंगे। तो ये अकेले के व्यक्ति का कार्य नहीं है, संघे शक्ति करियोगे, जैसा हमने पुनः कहा, ये सबके जोर से ही ये चीजें संभव होंगी कि हम और तेजी से आगे बढ़ सके। हम बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जोर अगर आप लगाएंगे तो हमारी गति और तीव्र हो जाएगी। तो संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों को आपने समझ लिया। अब हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं कि संस्था की सदस्यता के क्या नियम हैं, कौन लोग हैं जो हमारी सदस्यता ले सकते हैं। मित्रों, हमने शिक्षकों की संस्था से प्रेरणा लेकर के इसे शुरू किया था, लेकिन जहां वह संस्था केवल टीचरों तक सीमित है, हमने इसे सभी के लिए ओपन किया। हमने इसे राजस्व विभाग के लिए ओपन किया, हमने इसे पंचायती राज विभाग के लिए ओपन किया। हमारे आनंद भाई जुड़े हुए हैं, वो पुलिस विभाग में हैं, चंदौली में कार्यरत हैं। अजीत सर जुड़े हुए हैं, पंचायत विभाग से हैं। ठीक है, तो तमाम विभागों से, राजस्व विभाग, लेखपाल, पंचायत विभाग, ठीक है, पुलिस विभाग, इवन जो व्यक्ति कहीं व्यक्तिगत रूप से कार्यरत है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी निजी उपक्रम में काम कर रहा है, कहीं संविदा पे कार्य कर रहा है, वो सारे भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया। इवन कोई शॉपकीपर है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। केवल ध्यान ये रखना है कि उसकी उम्र सीमा 18 के प्लस हो और 50 से अधिक ना हो। शुरुआती सीमा 18 साल और मैक्सिमम 50 साल की एज तक हम एंट्री लेते हैं। और हमारे यहाँ से रिटायरमेंट की जो आयु है वो 60 ईयर्स है। 60 साल की आयु प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति हमारे यहाँ से रिटायर कर जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया हमारा यह है कि व्यक्ति डिजिटली साक्षर हो। जिस भी महिला पुरुष को, किसी नात रिश्तेदार को आप जोड़ रहे हैं, ध्यान ये रखें कि वह डिजिटली साक्षर हो, डिजिटली पेमेंट कर पाता हो, पैसे वैसे भेज पाता हो, क्योंकि जो भी सहयोग करना होगा वो हमारे पास नहीं आता है। आजमगढ़ से हमारे राजन भाई जुड़ चुके हैं। नमस्कार भाई साहब, आपको भी। तो डिजिटली साक्षर होना चाहिए। अगर कहीं किसी सहायता कहीं हो रही है तो ऐसा ना हो कि वह उसमें असफल हो जाए और इसके कारण उसका सहयोग छूट जाए। तीसरी चीज ध्यान यह रखनी है कि ऐसे ही व्यक्तियों को आपको इनरोल्ड करना है हमारे यहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कम से कम 100-200 रुपए जहां अगर सहयोग करना हो तो वो कर पाने की स्थिति में हो। सहयोग जो करेगा वही सहयोग पाएगा, यह तो सर्वविदित है। ठीक है, लेकिन करते समय ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे इस चीज में भी समस्या आने लगे। अगर ऐसा है तो उसे ना जोड़ें। चौथा क्राइटेरिया हमारा यह है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो ये 4-5 कंडीशन है जो हमने रखी हुई। अब अगला आता है कि कोई हमारे सदस्यता अगर लेना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे ले सकता है। मित्रों, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता। वो सीधे आए और हमारे यहाँ जुड़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसे निश्चित रूप से किसी का रेफरेंस देना होगा। कोई व्यक्ति पहले से समूह में जुड़ा हुआ है, वही किसी को जोड़ सकता है। तो जिनके कोई परिचित नहीं है वो समूह में किसी से लिंक होंगे। उसके बाद उसके द्वारा परिचय दिए जाने पर कि हाँ, मैं इस व्यक्ति को जानता पहचानता हूं, यह स्वस्थ है और ये डिजिटली साक्षर है, ये अपने घर के अर्निंग मेंबर हैं। अगर इन चीजों को वो कंसीडर करते हैं तो फिर हम उसे अपने ग्रुप में स्थान दे दें। स्थान देने के बाद हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन आप करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ रजिस्टर हो सकता है और
उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता। इसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद हमारे यहाँ दो तरह के शुल्क हैं। पहला शुल्क हमारा जो है वह व्यवस्था शुल्क है। इसे आपको साल भर में एक बार पे करना होता है और उससे हम संस्था को ऑपरेट करते हैं। इस संस्था के चलाने में जो आवश्यक खर्चे हैं हम उसको उससे पूरा करते हैं और इसे आपको साल भर में केवल एक बार पे करना होता है। अगर आप आजीवन सदस्यता चाहते हैं हमारी, मान लीजिए कि आप 30 साल के हैं और 30 सालों के लिए आप हमारे सदस्य रहेंगे, इसका तात्पर्य यह है 60 साल तक, तो प्रति वर्ष आपको 100 रुपए देने होंगे, तो वो लगभग 3,000 रुपए हो जाएगा। बेहतर यह है कि एक बार में 1,500 रुपए दे करके आप आजीवन सदस्यता ले लें। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप आजीवन सदस्यता नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ वार्षिक सदस्यता भी अवेलेबल है। प्रथम वर्ष 150 रुपए और ऑनवर्ड्स उसके आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष 100 रुपए करके आप इसे ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया जो व्यवस्था शुल्क जिसे हम कहते हैं। दूसरा शुल्क हमारा है सहयोग शुल्क। यह आपको तभी करना होता है जब ग्रुप में कहीं कोई कैजुअलिटी हो गई। सामान्य अर्थों में भारत एक सामाजिक देश है, हम इसमें रिश्ते संबंधों और नातों को अहमियत देते हैं। कहीं कोई कैजुअलिटी अगर हो गई है तो हम जाकर के वहां 100, 200, 500 देते ही। तो समूह में भी हम वही करने का प्रयास करेंगे, बस और अंतर थोड़ा सा यह है कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और कभी भी यहाँ आपके द्वारा किया गया सहयोग 200 रुपए से अधिक नहीं होगा। उससे कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। और ये करना तभी है जब ग्रुप में या समूह में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तभी करना है, नहीं होती है तो नहीं करना है। तो यह प्रोसेस रही कि आप हमारा सहयोग जैसे ही हमारा व्यवस्था शुल्क जमा करते हैं उसके बाद आप हमारे वैधानिक सदस्य हो जाते हैं। फिर से इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि केवल रजिस्ट्रेशन करा लेने से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ सहयोग पाने का अधिकारी नहीं हो जाता है। जब वह हमारे यहाँ व्यवस्था शुल्क जमा करता है उस दिन से हमारा वो वैधानिक सदस्य होता है। वैधानिक सदस्य होने के उपरांत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है अधिकारिक, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इन तीनों को अवश्य ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप अपना खोलेंगे अपनी आईडी को हमारी वेबसाइट पर, तो वहां ये चीजें लिख के आती हैं कि कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। उसके करने से क्या होगा, उसके करने से ये होगा कि समय से आपके पास सारी सूचनाएं आ जाएंगी, सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जिससे आप किसी भी सूचना को सही समय से प्राप्त कर सकेंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला कि सहयोग चल रहा है, हम यह जान नहीं पाए। न जान पाने का कभी कोई कारण नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप हमारे व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम तीनों चैनलों को अवश्य जो है सब्सक्राइब कर लें। आप उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं और तुरंत आपके पास एक वेलकम लेटर आ जाता है कि सर धन्यवाद, आप हमारे यहाँ समूह में वैधानिक सदस्य जो है हो गए। तो यह एक प्रोसेस हुई जिससे आप जो है कि हमारे वैधानिक सदस्य बनते हैं। तो सदस्यता की जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब हम आते हैं अपने कुछ प्रमुख नियमों पर कि हमारे क्या नियम हैं। इसे आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो उन नियमों के क्रम में जो पहला नियम है वो है कि कौन हमारे यहाँ लॉक इन पीरियड क्या है, कौन कौन से लॉक इन पीरियड है। तो लॉक इन पीरियड वह अवधि होती है जिस अवधि में किसी भी सदस्य को सहयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आप कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ दिनों का लॉक इन पीरियड होता है। उस लॉक इन पीरियड में कुछ भी होने पर बीमा कंपनियां आपको सहयोग नहीं करती हैं। वो इसलिए लिया जाता है कि अनावश्यक जो है कि लोग इसमें आके न घुस जाएं और उचित लोग ही रहें, उसके लिए किया जाता है।
तो लॉक इन पीरियड में पहला जो नियम है वह दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के संबंध में है। मैं जितना बताता जा रहा हूं, अगर इस बीच में कोई चीज आपका प्रश्न आएगा तो उसे आप अपने पास रखिए रहिएगा, या नोट कर लीजिएगा, या याद रखिएगा। सेशन के लास्ट में हम आपके सारे प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। तेजी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि 9:25 हो गया है और हमारी जो मीटिंग है वो 9:40 तक चलेगी। तो लॉक इन पीरियड पहला दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के संबंध में है। इसमें 30 दिन का लॉक इन पीरियड लिया गया है, 30 डेज, 1 महीने या 30 दिन का लॉक इन पीरियड लिया गया है। और अगर उस अवधि में कोई सहयोग चल रहा है तो जिस व्यक्ति के साथ ये कैजुअलिटी हुई है उसने वह सहयोग किया हो और उसको हमारे यहाँ वैधानिक सदस्य बने कम से कम 30 दिन पूरे हो गए हो। अगर ऐसा होता है तो हम सारा हमारा समूह के सारे सदस्य मिल करके उसके परिवार का सहयोग करेंगे। दूसरा, सामान्य दशा में होने वाली कैजुअलिटीज का है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना के बाद से स्थितियां चल रही हैं, लोग नाच गा रहे हैं, ठीक ठाक हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अचानक पता चला कि प्राण पे खेरू उड़ गए, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो सामान्य मृत्यु से होने वाली स्थितियों में हमारा जो लॉक इन पीरियड है वो 6 महीने का है। 180 दिन इसे आप कहें, अगर ज्यादा एक्यूरेसी से अगर कहना है तो वैधानिक सदस्य बनने के पश्चात जिस दिन अपना वो व्यवस्था शुल्क जमा करता है उस दिन के पश्चात कम से कम 180 दिन का समय बीता हुआ होना चाहिए, पहला नियम। दूसरी चीज ये कि अगर उस 6 माह की अवधि में, उस 180 दिन की अवधि में अगर संस्था की तरफ से कोई सहयोग किसी का किया जा रहा है तो उस व्यक्ति ने उन सहयोगों को भी पूर्ण किया। दो नियम लागू कि यह सभी सहयोग अनिवार्य होंगे, व्यवस्था शुल्क भी अनिवार्य है और सहयोग शुल्क भी अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो क्या होगा? अगर एक बार किसी ने सहयोग छोड़ दिया, मान लीजिए हमारे किसी सदस्य के साथ कैजुअलिटी हो गई है और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस बार नहीं करूंगा, या उसका मन नहीं करता है, या किन्हीं कारणवश नहीं कर लेता है, तो हम 15 तारीख से लेके और 25 तारीख तक 10 दिन का टाइम पीरियड देंगे। अगर इस अवधि में वो सहयोग नहीं कर पाता है या नहीं करता है तो आने वाले 3 महीनों के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा हमारे यहाँ से। ध्यान रखें कि पुनः जब तक वो तीन तीन सहयोग लगातार नहीं करता है तब तक वो हमारा वैधानिक सदस्य नहीं होगा। और इस अवधि में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो खेदपूर्ण कहना पड़ रहा है कि उस व्यक्ति का सहयोग नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जब भी कभी सहयोग चले तो सभी के लिए अनिवार्य है कि सभी लोग सहयोग करेंगे। अगर एक से अधिक बार अगर इस चीज को ड्रॉप करता है तो 6 महीने के लिए हमारे यहां से सस्पेंड होगा। क्योंकि अगर किसी एक को हमने छूट दी, और श्रवण सर मैं चाहूंगा कि जरा सा एक तरफ से सभी के मोबाइल म्यूट कर दिए जाएं। हाँ, हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि 6 महीने के लिए फिर उसे सस्पेंड। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज। हाँ, 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 चूंकि सभी सभी को म्यूट कर दिया गया था तो मैं भी म्यूट हो गया, आप में मैं भी शामिल हूँ। होस्ट हाँ। द्वारा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जो है उन्होंने सभी को म्यूट कर दिया, तो साथ में मेरा भी म्यूट हो गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस नियम को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर लोग स्किप करना शुरू करेंगे और अगर हमने उसकी परमिशन दी तो फिर ये सिस्टम चल नहीं पाएगा। इसलिए प्रथम बार अगर स्किप करता है कोई तो 3 महीने का सस्पेंशन है, अगर 2 बार स्किप करता है तो 6 महीने का सस्पेंशन है। तो दो स्थितियां हमने स्पष्ट की, पहला दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के संबंध में और दूसरा सामान्य कैजुअलिटी के संदर्भ में। तीसरा नियम यह है कि आप जो भी परिचय करता है, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, हमारे समूह में ले आते हैं, तो ध्यान यह रखें कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर किसी गंभीर बीमारी मानेंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने
कुछ क्रिटिकल बीमारियों की सूची दी हुई है। ठीक है, उन गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हमारा सदस्य ज्वाइन कर लेता है, बाद में उसे पता चलता है कि यार उसे तो बोन मैरो कैंसर है, या कोई महिला है तो ओवरी कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, या इस तरह की कोई क्रिटिकल इलनेस अगर आ गई है, तो उसमें जो हमारा लॉक इन पीरियड है वो व्यवस्था शुल्क से जमा होने से पहली बार जो उसने जमा किया वहां से कम 3 साल का है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोग जिनके परिजन पता चल गया हो कि नहीं अभी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, और उन्हें आपके सिस्टम में भर दें और हम आप सहयोग करते करते ही परेशान हो जाएं। भारत में तमाम तरह के जीव हैं, अच्छे काम करते समय भी पूरी तरह से आपको चौकन्ना रहना है, इसलिए सिस्टम को ले आया गया है। गंभीर बीमारी से है तो ज्वाइन नहीं करा सकते उसको, और अगर बाद में हुआ है तो उसे तुरंत सूचना देना होगा। अच्छा, जैसे उसे डिटेक्ट होता है कि नहीं ये प्रॉब्लम हो गई है, विद इन 6 मंथ उसे अपनी प्रोफाइल अपडेट करना हमारे यहाँ जरूरी है। अगर 6 महीने में उसने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की तो ये माना जाएगा कि उसने तथ्य का गोपन किया है और उसकी सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी। तो यह नियम रहे गंभीर बीमारियों के संदर्भ में। अगला जो है वो यह है कि जब तक हमारी संख्या 1 लाख को पार नहीं कर जाती तब तक प्रसवकालीन होने वाली मृत्यु को हमने अपने यहाँ से प्रोहिबिटेड किया है, रोका है उसे। अगर कोई मृत्यु प्रसवकालीन के दौरान होती है तो उसमें सहयोग दे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जा रहा है कि इस तरह की कैजुअलिटीज भी बहुत सारी आ रही हैं। अगला नियम इस संदर्भ में यह है कि अगर कोई दुर्घटना होती है, आनंद भाई हमारे जुड़े हुए हैं पुलिस विभाग से, वो इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे, तो कोई दुर्घटना होती है तो कब उसे हम दुर्घटना मानेंगे? हम तभी मानेंगे जब संबंधित व्यक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो केवल कहने भर से हम ये नहीं मान लेंगे कि नहीं दुर्घटना हो गई और ये चल बसे। हमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सहयोग दे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नियम, अगर कोई सुसाइडल केस अगर है, किसी ने सुसाइड किया हुआ है, तो जैसा आप जानते हैं कि भारतीय बीमा कंपनियां और तमाम सारी संस्थाएं सुसाइड से होने वाली मृत्यु को कंसिडर नहीं करती हैं, और हम भी नहीं करते। इसे हम कायरतापूर्ण नियम मानते हैं, कायरतापूर्ण व्यवहार मानते हैं, कार्य मानते हैं, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके परिवार को सहयोग दे नहीं होगा। तो यह कुछ नियम रहे जो लॉक इन पीरियड से संबंधित रहे। अब अगला जो क्लॉज है वो है नॉमिनी से संबंधित। किसको मिलेगा? किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो जो भी 10, 20, 50 लाख रुपए मिलने हैं वो किसे मिलेंगे? तो जिसे मिलेंगे उसे नॉमिनी कहा जाता है। और नॉमिनी के संदर्भ में सबसे प्रमुख नियम यह है कि व्यक्ति जो नॉमिनी है वो आवेदक का क्लोज ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का डाल दिया नॉमिनी के रूप में। क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन भारत देश है, यहाँ कुछ भी हो सकना संभव है, हमें चीजों को ध्यान में रखना है। तो क्लोज ब्लड रिलेशन का होना चाहिए, उसका भाई हो, भतीजा हो, पिता हो, पत्नी हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन से हम इसे कहते हैं। अगला कि कितना मिलेगा किसको? अगर मान लीजिए माता पिता और पत्नी अगर हैं तो किसको कितना परसेंटेज मिलेगा? तो जैसे ही व्यक्ति जुड़ता है हमारे यहाँ, नॉमिनी सिलेक्ट करता है, नॉमिनी सिलेक्ट करते समय ही उनकी देय प्रतिशतता उसे क्लियर करनी होती है। मान लीजिए कि अगर हम 20 लाख रुपए दे रहे हैं उसे, उस कैजुअलिटी पर उसके परिवार को, तो कितना माता पिता को जाएगा, कितना पत्नी को जाएगा, ये दोनों चीजें उसे क्लियर करना आवश्यक है। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि 50-50 कर दे माता पिता को और पत्नी को, या माता पिता को 75 कर दे, पत्नी को 25 कर दे, या पत्नी को 25 कर दे, माता पिता को 75 कर दे। ठीक है, ये उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कोई कैजुअलिटी हो गई है और सहयोग होने जा रहा है और उसमें एक से अधिक नॉमिनी है, माता पिता या पति पत्नी है, जनरली ऐसे केसेस में हमारे यहाँ से केवल अकाउंट नंबर जारी किए जाते हैं। पैसा हमारे पास तो आता नहीं है कि हम बराबर बराबर बांट दें, यह सीधे उनके खाते में जाता है
तो वहां हम नॉमिनी से पहले ही नोटरी शपथ पत्र लेते हैं कि आपकी जितनी देय प्रतिशतता है उससे अधिक धनराशि अगर आपके खाते में आ गई तो आपको उसे, जितना आपका हक है उसके अतिरिक्त जो पैसा है वो दूसरे नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर करना होगा। ये लिखित हम लेंगे, नोटरी शपथ पत्र हम पहले ले लें। तो यह कुछ नियम रहे जो नॉमिनी से रिलेटेड रहे। अब व्यक्ति कब हमारे यहाँ सदस्यता से खारिज हो सकता है? और राजन जी का मैसेज आया है कि मेरा माइक खराब है, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। कोई बात नहीं सर, आप सुनते रहें। और बाकी आ, कल कंटिन्यू करिएगा, आज का टाइम ओवर हो गया है। हाँ, आज का टाइम लगभग समाप्त हो रहा है। मैं जल्दी ही इसे क्लोज